बेटा बच्चे का डाउट बता देता हूं। फिफ्थ में मुझे इक्वेशन दे रखी है बेटा बी नॉट, बी है ये, बी नॉट गलत लगा हुआ है। 12 इंटू 10 की पावर कितनी है ब्रेविज है -8 साइन ऑफ 1.2 इंटू 10 की पावर 7 जेड -3.6 इंटू 10 की पावर 15 टी। What is the average intensity of the beam? तो इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला था बेटा? इंटेंसिटी होती है बेटा पावर अपॉन एरिया। पावर होती है बेटा वर्क डन एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। एनर्जी होती है एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन एरिया और म्यू इनटू सी। अब बेटा म्यू क्या होता है? बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी। तो बेटा बी नॉट की वैल्यू होगी 144 इंटू 10 की पावर -16, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। तो 4 से बेटा 4 तिया 12, 4 छिक्का 24, 108 इंटू 10 की पावर 8 7 15 10 की पावर -1 अपॉन 5। तो 110.8 अपॉन 3.14 वॉट पर मीटर स्क्वायर। बेटा ब्रेवेज जी सर। समझ गया? हाँ सर। सर क्वेश्चन नंबर 6। Professor C.V. Raman suggested his students by suspending free ball a tiny light ball in a transparent vacuum chamber by shining a laser beam on it. Which property of EM wave was exhibiting? Give one more example of this property. बेटा विजिबल, कोई चीज आपको शाइन कर रहा है तो वो विजिबल होती है, तो उसमें विजिबल रेडिएशन यूज होंगे बेटा। और विजिबल का एक एग्जांपल और दे दो, और बोलो ब्रेविस। सर क्वेश्चन नंबर 21। 21 The magnitude of the magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by determine wavelength and frequency। ये भी नहीं हुआ बेटा। तो मुझे लग रहा है मेरा गलत है, एक बार आप करा दो। 2 इंटू 10 की पावर कितना है बेटा -7 साइन ऑफ 0.5 और इंटू 10 की पावर क्या है बेटा 3 और बेटा जी प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 11। डिटरमाइन द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए बेटा करते क्या है मुन्ना, बिल्कुल सेम इक्वेशन लिखते हैं बेटा। बेटा बी नॉट साइन ऑफ के जेड प्लस ओमेगा टी। तो क्या हो गया बेटा 0.5 इंटू 10 की पावर 3, के इक्वल्स टू 500, 2 पाई बाई लेमडा इक्वल्स टू 500, लेमडा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 500। फ्रीक्वेंसी निकालनी है बेटा, तो ओमेगा इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 की पावर 2 पाई न्यू 1.5 इंटू 10 की पावर 11, न्यू बेटा 1.5 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन 2 पाई हर्ट्ज। समझ गया बेटा? जी सर आगे समझ में। और
सर बस अब आगे ऐसी होने वो मैं कर लूंगी। ओके बेटा। अब देखो, इतनी 2 मिनट का सवाल था और उसमें 3 बच्चे गायब हो गए। इन्हें न्यूमेरिकल तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है, इन्हें डाउट पसंद नहीं है, इन्हें कहानियां सुनना अच्छा लगता है कि टीचर आए और थ्योरी पढ़ाता रहे, तो इन्हें मजा आता है। 2 न्यूमेरिकल हो गए तो 3-4 बच्चे ऐसे हैं इनके पेट में इमीडिएटली दर्द हो जाता है और ये एकदम एग्जिट मार जाते हैं। तो अच्छी थ्योरी है बेटा, लगे रहो इस पर। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो दूसरे पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बेटा चल मेरे पास तो नहीं है दिमाग, तू आगे चला जा। कंपटीशन है बेटा, और आप उसे कैसे फेस करते हो वो आप जानो। एनीवे, हमने पिछली क्लास में बेटा रे ऑप्टिक्स शुरू किया था, और रे ऑप्टिक्स में हमने क्या क्या किया। मैंने सबसे पहले बात की थी रे ऑप्टिक्स में फिनोमिनन। फिनोमिनन बेटा 7 ही पहले से रिफ्लेक्शन हमारे सिलेबस में था, केवल हमने बात की रिफ्रैक्शन की। जब मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात की थी तो सबसे पहले जो मेन फोकस था मेरा वो रिफ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है। मैंने कहा था फिजिक्स में हर चीज कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब एक रे ऑफ लाइट जब आती है, आप जो कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे उसी के प्रोपोर्शनेट क्या होगा, आपको वो फिनोमिनन नजर आएगी। जैसे आपको रिफ्लेक्शन चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए तो मिरर रखो, रिफ्रैक्शन चाहिए तो लेंस रखो, डिस्पर्जन चाहिए तो प्रिज्म रखो, स्कैटरिंग चाहिए तो क्रिस्टल्स रखो, डिफ्रैक्शन चाहिए तो एक सिंगल स्लिट, इंटरफेरेंस चाहिए तो डबल स्लिट, और बेटा जी यदि आपको पोलराइजेशन चाहिए तो पोलराइजिंग फिल्म। मींस ऑप्टिक्स जब तक आप कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं करेंगे आप उस फिनोमिनन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसी में हमने बात की थी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन दैट इज द फिनोमिनन of the change in path of the ray of light when it travels from one medium to another, and this is due to the change in speed of light, either speed increasing or decreasing। और मैंने कहा था कि पूरी ऑप्टिक्स में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, दैट मीन्स टाइम टू कवर, टाइम टू क्रॉस द मीडियम, टाइम बेटा फिक्स था। स्पीड यदि कम होगी डिस्टेंस कम ओबे करेगा, बैंड होगा बेटा टूवर्ड्स द नॉर्मल। यदि स्पीड बढ़ती है तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगी और वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आई थिंक मैंने एक तो रिफ्रैक्शन की बात की थी, और बेटा रिफ्रैक्शन में फिर मैंने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात की थी। नहीं सुधांशु, और बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चल रहा था आई थी, या बताना था मुझे आई थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गरिमा, गरिमा बेटा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गए थे ना पिछली क्लास में। यस सर। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में 2 लॉ दिए थे बेटा, एक तो क्या है इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट पॉइंट एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये एक बेटा। दूसरा स्नेल्स लॉ था, द रेशो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल is always equals to refractive index, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। तो म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन सी, और वहां पर म्यू या एन को हम क्या कहते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मैंने कहा था बेटा इस पूरे चैप्टर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही समझना जरूरी है। जिस बच्चे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक से समझ आ गया, उसकी सारी टर्मिनोलॉजी समझ आ गई, उसके लिए बेटा फिर चैप्टर में कुछ ज्यादा बचता नहीं। तो देखो, तो आज का टॉपिक है बेटा मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
refractive index means that is the ratio of the refraction. Whenever ray travel from one medium to another, by what factor the medium oppose the speed of light? किस फैक्टर से एक मीडियम लाइट की स्पीड को रोक देता है, उसे कहते हैं बेटा रिफ्रैक्शन। तो बेटा किस फैक्टर, इंडेक्स हमेशा से ही क्या होता है, जब हम किसी चीज का, जैसे बिजनेस में होते हैं, इंडेक्स क्या चल रहा है कि आपने कितना इनपुट किया, क्या आउटपुट आया, दोनों का जो फैक्टर है, किस फैक्टर से ग्रोथ हुआ। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ही रिफ्रैक्शन हुआ। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होते हैं। बहुत सारी ऐसे फिनोमिनन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है जो एक पर्टिकुलर लेंस के लिए उसकी फोकल लेंथ या पावर को अफेक्ट कर देता है। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कंसेप्ट है उसे पहले डिटेल में समझना जरूरी है। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। Whenever light travel rarer medium to denser medium, then the ratio of the speed of light in rarer medium to the speed of light in medium is known as a refractive index. ये हम छोटी क्लासेस में बात करते हैं। एक था कोची, दैट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। कोची ने कहा कि भैया आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बातें कर रहे हो वो बेसिकली वो तो वेवलेंथ का फैक्टर है। उसने एक इक्वेशन दी, वो कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ बाइनोमियल इक्वेशन या द एक्सपेंशन ऑफ द वेवलेंथ। मींस यदि आप वेवलेंथ में कोई चेंज करते हैं तो वो वेवलेंथ का चेंज डिसाइड करेगा कि किस फैक्टर से लाइट क्या होगी बेटा, अपोज होगी या फिर वो इंक्रीज होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखूं पहले तो, the ratio of the speed of light in rarer medium to the speed of light in denser medium is known as refractive index of medium. It is relative to another medium like refractive index of medium with respect to air, etc. एंड डिनोटेड बाई, आपको दो सिंबल बेटा प्रोवाइड करते हैं, डिनोटेड बाई आइदर एन और म्यू। तो म्यू इक्वल्स टू बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर और एयर और वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर और मीडियम।
that is the mu equals to CA upon CM and there is no unit. इसकी कोई यूनिट नहीं होती. According to Kochi, mu equals to beta A plus B upon lambda square plus and so on. A and B are constant and lambda क्या होगा बेटा? वेवलेंथ. ये बेटा वेवलेंथ होती है. यदि मैं यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता हूं तो A mu G, that is the refractive index of glass with respect to air, and it would be A mu G equals to beta CA by CG and A mu G equals to just a 3/2 or 1.5. किसी भी ग्लास के लिए जो कि क्राउन ग्लासेस होते हैं उनके लिए वैल्यू होती है बेटा ये. इसका मतलब ये है कि ग्लास स्पीड ऑफ लाइट को 2 × 10⁸ में कन्वर्ट कर देता है. यदि मैं यहां पर रिलेशन डालूं बेटा, म्यू मुझे पता था 1.5, CA बेटा 3 × 10⁸, CG बेटा यदि मुझे निकालनी है कि ग्लास में स्पीड कितनी हो जाएगी, तो CG इक्वल्स टू बेटा 3 × 10⁸ upon 1.5. That means CG speed of light in glass would be 2 × 10⁸ meter per second. 10⁸ फैक्टर से 3 × 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही थी, लेकिन जब ग्लास में एंटर करेगी ग्लास उसे 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड से रिड्यूस कर देता है. तो जो ये फैक्टर है, जिस फैक्टर से वो स्पीड ऑफ लाइट को कम कर देता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो बेटा ये तो था ग्लास का. ऐसी बेटा A mu W रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air, and A mu W equals to beta CA by CW. A mu W equals to beta 4/3, that is 1.33. ये बेटा फिक्स है. ज्यादातर मैं यहां पर जब मैं ऑप्टिक्स पढ़ूंगा बेटा 12th में, या तो मैं ग्लास यूज करता हूं या बेटा पानी. जैसे कोई लेक है, लेक के अंदर फिश है, वो किसी बाहर ऑब्जेक्ट को देखती है, कितना वेरिएशन आएगा, तो ये होगा ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ द रे. बेंड क्यों करती है वो आपको पता है, क्योंकि स्पीड कम होगी. यदि एक रे ऑफ लाइट ग्लास में एंटर करती है तो वो 3 लाख की जगह 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ट्रेवल करेगी. इतनी कम स्पीड होगी तो बेंडिंग भी ज्यादा होगी. टाइम फिक्स था पहले. यदि वो 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, अब 2 लाख, तो उसको नॉर्मल की तरह बेंड होना ही पड़ता है. तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अभी तो मैंने केवल ग्लास की बात की, और बेटा ये क्या थी, वाटर की. एक फ्लिंट ग्लास. इसके अलावा यदि कुछ वैसे तो जनरली इन दो चीज को छोड़ के बेटा जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें अवेलेबल होता है. उसे फ्लिंट लेना है तो वो 1.55 आपको देगा. उसे डायमंड देना है तो उसकी वैल्यू बेटा वो देगा. अब आप देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है. जब ग्लास को बेटा ब्रेक किया जाता है, काटा जाता है, जो ग्लास की वर्कशॉप चलाते हैं
वहां पर डायमंड यूज करते हैं और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। जितनी भी रे ऑफ लाइट आ रही थी उसे वो अचानक से रोकेगा और उसके अंदर जो प्रेशर था, उसका जो मोमेंटम था, वो ग्लास पर बड़ा प्रेशर लगाता है और वो ग्लास वहां से कट जाता है। तो बेटा कटे जो डायमंड्स होते हैं उन्हें डायमंड इसलिए यूज करते हैं, चाहे एक रत्ती भर हो आगे, लाइट उस पर पड़ेगी और वो उसे कितने फैक्टर से रोकता है। आप ही देखो, जब कोई चीज दौड़ रही है आप उसे रोकेंगे तो आप पर जर्क लगेगा, आप पे एक मोमेंटम आएगा और वो मोमेंटम ही बेटा क्या होगा, उसे ब्रेक करने के काम आता है। तो अब इस कोची रिलेशन के साथ में मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत सारे वेरिएशन आएंगे, देखना अभी, और वो एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। देखो, सबसे पहले बात करता हूं बेटा तो यहां पर बेटा कुछ नोट लिखता हूं मैं। पहला नोट बेटा ये, यदि ए न्यू जी है और आपको जी न्यू ए निकालना हो तो 1/g न्यू ए होता है। दैट इज ए न्यू जी इंटू जी न्यू ए की प्रोडक्ट बेटा हमेशा 1 होती है। सेकंड केस बेटा, जो म्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। आप किसी मीडियम का जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। व्हाट इज द कॉज? पानी था, आप उसे गर्म करो तो गर्म करने से क्या होगा बेटा, उसमें वेपर्स बनेंगी। जो मॉलिक्यूल्स पहले डेंस थे वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो बेटा लाइट को निकलने के लिए रास्ता मिलेगा और स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर यदि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखते हैं कि टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहां पर कभी भी कोई ग्राफ की बात आती है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द टेम्परेचर, वो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा केस बेटा, जो म्यू है वो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। मींस यदि रेड कलर, आपने पढ़ा ना एक विबग्योर, एक होता है विबग्योर, वेवलेंथ ऑफ रेड मैक्सिमम होती है, वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट मिनिमम होती है। तो यहां कलर वेरिएशन भी होगा बेटा। यदि आप किसी ग्लास पर रेड कलर की रे इंसिडेंट करते हो या ब्लू कलर की रे या ग्रीन कलर की रे, जो भी रे आप बेटा इंसिडेंट करते हैं उनका फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी बनेगा। मींस म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, तो यहां पर बेटा जो म्यू आर होगा वो मिनिमम होगा और जो म्यू वी होगा वो बेटा मैक्सिमम होगा। जैसे एक क्वेश्चन आया बेटा कि आप एक ग्लास स्लैब लेके बैठे हुए थे, व्हाइट कलर की रे आ रही थी और आप उसकी अपरेंट डेप्थ निकाल देते। सपोज एक ने कहा कि मैं व्हाइट कलर की जगह मैं रेड कलर की रे यूज करता हूं, तो क्या कोई इसमें कोई चेंज आएगा? ऑफ कोर्स चेंज आएगा।
यदि आप कलर्स यूज करते हो, कहीं भी आपको कोई कलर से कंसर्न कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फैक्टर देखना हो, तो बेटा विबग्योर देखें। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है, सबसे कम होती है वायलेट कलर की, और फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो ये वेरिएशन बेटा वेवलेंथ के साथ में होगा। अब बात आती है यहाँ एक और बेटा कि जैसे मेरे पास दो मीडियम थे, एक मीडियम ये था, कोई ये मीडियम है, ये एयर है। अब जब आप यहां से एक रे ट्रेवल कराते हो यूं में, तो यदि ये ऐसे जा रही है तो सीधी निकलेगी, क्योंकि नॉर्मल से एंगल बिल्कुल सेम रहेगा। यदि एक रे यहां से आएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी ऐसे। तो अब जब ये बाहर निकलेगी तो फिर इसी के पैरेलल। तो बेटा उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे लिखने का तरीका क्या है? यदि मैं इसकी फिनोमिनन देखता हूं एयर से मीडियम में, तो यहां लिखा जाता है ए म्यू एम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया मैंने म्यू 1 या म्यू ए, इसका मान लिया म्यू एम। तो यहां जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जहां रे पहुंचेगी वो ऊपर होगा और जहां से ट्रेवल करेगी वो नीचे होगा। अब यदि यहां से यहां गई, ये म्यू1 था इसके लिए, जब इधर गई है सपोज म्यू2 था, तो यदि म्यू2 की बात करेंगे तो अब रे कहां पहुंची? एयर में। कहां से निकली बेटा? मीडियम में। ऐसे केसेस बेटा मेरे साथ आएंगे, तब बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन लगता है। जैसे मैं लेंस मेकर फॉर्मूले की बात करूंगा, मैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की बात करूंगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे ऑलरेडी गिवन है, नॉट अ स्पीड, स्पीड नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। जैसे मैं ग्लास और पानी की बात करूं, मैंने एग्जांपल लिया, और यहां पर यदि आपको यदि और अच्छे डिटेल में समझना है, एयर और मीडियम का जैसे पानी ले लिया मैंने, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, या वाटर ग्लास का होता है कितना बेटा? 1.5। अब जब यहां से एंटर करेगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? जहां रे पहुंचती है वो ऊपर रखेंगे और जहां से ट्रेवल करेगी वो नीचे रखेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन ये था फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स when ray enter water to glass। वाटर से किसमें एंटर करती है बेटा? ग्लास में। तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ग्लास में पहुंची तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो बेटा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बेटा 9/8। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फेजेस को समझिए। एक्चुअल में स्पीड ऑफ लाइट का रेशो होता है, पर यदि मुझे दो मीडियम प्रोवाइड किए गए हैं और उनके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, तो मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे चूज करूं? मतलब पानी में थे, पानी से ग्लास में एक रे जा रही है, और आपको स्नेल फ्लो लगाना, तो वहां पर अब म्यू किसका लूं? तो म्यू लेंगे जहां रे पहुंचेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय जहां से वो चलेगी, तो म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू वो उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो इस बात को एक बच्चे के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन जब आगे आप बढ़ोगे, जब मैं ऑप्टिक्स को आगे लेके चलूंगा,
तब आपको उस चीज का एहसास होगा कि हाँ भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यदि ये पीडीएफ में नहीं था बेटा, क्योंकि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई थिंक डिस्कस कर चुका था, और नहीं तो बेटा जब पीडीएफ मिलेगी आपको, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा, वो तो सारा ही मिलेगा बेटा आपको। तो एक बार 1 सेकंड इसे देखो, फिर उसके बाद बेटा आगे चलते हैं हम। 1 सेकंड देखो, 1 मिनट में आ रहा हूं। अब बेटा, अबे मैं गया था, तुम चले जाते हो। 1 मिनट को तो बेटा कभी कभी मतलब हो ही जाती है। अब मेरे जाते ही 2-4 बच्चे तो एकदम निकल जाते हैं। सुनो बेटा, तो हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पर कुछ आगे के कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मतलब बेटा ये है कि यदि मैं ग्लास स्लैब लेके बैठ जाऊं, इसके इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, चारों तरफ एयर है, केवल ग्लास स्लैब, और उस ग्लास स्लैब पर मैं एक रे इंसिडेंट करता हूं किसी भी एंगल पर, और नॉर्मल को छोड़ के, क्योंकि नॉर्मल में जो जाएगा वो बेंडिंग नहीं हो सकती बेटा। तो जब बेटा मैं एंटर कराता हूं, जब रे बेटा एंटर करती है, तो जिस एंगल पर इंसिडेंट होगी एग्जैक्टली उसी एंगल पर इमरजेंस होता है। तो जो ये मैंने यहां पर जो रिलेशन लिखा था, ये भी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से ही आएगा बेटा, और उसे समझना जरूरी है पहले। तो अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो टॉपिक है बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। या बेटा एक चॉइस में लिख देते हैं, शो दैट प्रोडक्ट of all refractive indexes is always 1 when ray enter या travels air to air under